हर हर महादेव। मित्रों नमस्कार। आज हम फिर से अपने पिछले टॉपिक पर बात करेंगे। हमने जो पिछले वीडियो में बात किया था वो ये था कि विवाह के लिए जब कुंडली मिलान करते हैं तो उन 36 गुणों की हम चर्चा करते हैं, 36 गुणों का मिलान करते हैं। उसमें से कल हमने नाड़ी के 8 गुणों का विस्तार से चर्चा किया था। आज हम उसमें से आगे बढ़ेंगे और भकूट के 7 गुणों का हम मिलान के महत्व को जानेंगे, क्यों आवश्यक है और अगर मिलान नहीं होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों ये भकूट के जो 7 गुण होते हैं ये हमारे चंद्रमा की स्थिति को दिखाते हैं। अब ये कह लें कि जो हमारी कुंडली बनती है वो चंद्र राशि पर आधारित कुंडली होती है, जो हमारी जन्म तिथि के आधार पर, ओरिजिनल जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार से जो बनाई जाती है। तो प्रमुख जो कुंडली है उसको हम चंद्र कुंडली कहते हैं। ये चंद्रमा की स्थिति को दर्शाता है। अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है कि कमजोर पोजीशन में, वो अलग विषय हो गया। लेकिन अब इससे क्या होता है, जब हम वर वधू की कुंडली मिलाते हैं तो उसमें हमें देखना ये होता है कि दोनों की चंद्र कुंडली के आधार पे होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, होता क्या है ना, गांव वगैरह में भी, शहर में भी, अगर किसी को लड़का लड़की पसंद आ गए, अब शादी फिक्स करना है तो क्या करते हैं, नाम से कुंडली दिखवाते हैं। पहले के जमाने में ज्यादातर लोगों के पास कुंडली नहीं होती थी, नाम के आधार पर कुंडली बनवा लेते हैं कि ये नाम है, नाम कुंडली से। अब नाम कुंडली और चंद्र कुंडली में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जब तक आपका चंद्रमा ही नहीं मिलेगा कि किस राशि में है तो आप कुछ भी नाम रख लो। अच्छा कई बार होता भी क्या है कि लोग करते क्या है कि कुंडली नहीं मिलान कर रहे, नाम बदल देते हैं, नाम बदल के कुंडली मिलान करते हैं, फिर उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी हम कुंडली मिलान कराएं उसके लिए हम जब गुणों की चर्चा हो तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जैसे नाड़ी के गुण हैं वो 8 में से 8 गुण मिल जाएं, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम है कि 8 के 8 गुण मिलना चाहिए। अब उसमें नाड़ी में तो हमने पिछले बार चर्चा किया था कि जो पुरुष की नाड़ी है, स्त्री की नाड़ी है, दोनों अलग अलग होनी चाहिए, तब उसका मिलान होता है, ठीक है ना। तो वहाँ ये चीज़ थी। अब हम जब भकूट की बात करते हैं, इसका महत्व दोस्तों इसलिए बढ़ जाता है कि ये कुछ आपस की राशियों के लिए ही विवाह में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला आता है हमारा 6 और 8 का मिलान, यानी कन्या राशि और आपका वृश्चिक राशि, इन दोनों का आपस में 6 नंबर 8 नंबर अगर की कुंडली है, मतलब कन्या राशि और वृश्चिक राशि की, तो उसमें भकूट का दोष लगेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है आपका, क्योंकि कन्या के स्वामी होते हैं बुध और वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल। अच्छा अब इनकी अगर हम उसमें बात करें थोड़ा से कि इनके नक्षत्र कौन कौन से पड़ते हैं, तो कन्या राशि में नक्षत्र आपके पड़ जाते हैं उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। तो इनके स्वामी हो जाते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो इसमें हमारा विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाते हैं। उसमें बृहस्पति, शुक्र, शनि और बुध ये पड़ जाते हैं इनके स्वामी। तो दिक्कतें आती हैं आपका, और इस कारण से बचने की कोशिश करना चाहिए कि ये ना हो, 6-8 की युति ना हो। अगर ये होती है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। और ये शारीरिक समस्याएं हम आपको बताएं कि 6-8 के दोष से शादी के बाद पति पत्नी में से शारीरिक कष्ट आवश्यक रूप से होंगे, ठीक है। तो डिनाई करना चाहिए कन्या राशि और वृश्चिक राशि के लोगों का आपस में विवाह करने से। फिर भी अगर हो गया है विवाह तो जो वधू है उसको चाहिए कि वो बृहस्पति देव की पूजा करे, या तो फिर महामृत्युंजय का जाप करवा ले, ठीक है ना। हनुमान चालीसा के पाठ से भी बहुत सारा मंगल शांत होता है, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि का ग्रह, इसके स्वामी गणेश जी हो गए। मंगल क्या है, ऊर्जा का ग्रह। तो
ऊर्जा और बुद्धि में टकराव बढ़ जाता है, उसके कारण से चीजें बिगड़ने लगती हैं, बैलेंस नहीं बनता, तो शरीर में कष्ट बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो मेहनत करता है, मेहनत से ज्यादा उसका दिमाग काम करता है, तो वो एक इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस चीज से बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब करना क्या है? अब दूसरे की हम अगर बात करें 9 और 5 की, तो 9 और 5 में हम देखते हैं कि 9 नंबर जो है हमारा, ये मतलब धनु राशि और सिंह राशि में है। तो धनु के स्वामी गुरु होते हैं, सिंह के स्वामी हमारे आपके सूर्य देवता होते हैं। इसमें जो धनु में नक्षत्र आते हैं वो मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, तो इनके स्वामी बन जाते हैं केतु, शुक्र और सूरज। और जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो इसमें पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के 3 चरण, तो इसमें शुक्र और सूरज और चंद्रमा इनके स्वामी हो जाते हैं। अब आपस में इनका नहीं बनता, ठीक है। और इसी प्रकार से अगली हम राशि का जब बात करते हैं वो वृषभ राशि और मीन राशि, यानी 2 नंबर और 12 नंबर। तो अब इसमें क्या है, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और मीन राशि के स्वामी होते हैं राक्षसों के गुरु, और मीन गुरु बृहस्पति हो गए देवताओं के गुरु। तो एक राक्षसों के गुरु, एक देवताओं के गुरु, आपस में इनकी नहीं जमती। जब नहीं जमती तो दिक्कत क्या होती है? वित्त की समस्याएं आती हैं, पैसे की समस्याएं आती हैं, विवाह के बाद आर्थिक तंगी आती है, ठीक है। तो ये उसका कारण बनता है। और जो हम इसकी बात कर रहे थे आपके धनु और सिंह की, 9 और 5 की, तो इसमें संतान प्राप्ति में देरी होती है, ठीक। तो कोशिश ये करें कि 6-8 का विवाह नहीं हो, 9-5 का विवाह नहीं हो, 12-2 का विवाह नहीं हो। अगर आपका ये हो रहा है, चंद्र कुंडली आपकी ऐसे मिलान कर रही है कि कन्या और वृश्चिक का विवाह हो रहा है, और सिंह और धनु का विवाह हो रहा है, और ये आपका वृषभ और आपका मीन राशि का विवाह हो रहा है, तो समस्याएं आती हैं। अच्छा, इसमें 7 गुण होते हैं, तो 7 गुणों में से 7 का मिलना आवश्यक है, ठीक है। तो ये भकूट दोष खत्म करना जरूरी है। अगर ये है तो पहले तो नहीं इसको होना चाहिए, और अगर फिर भी विवाह हो गया है तो उसके अलग अलग उपाय हैं, वो जरूर करना चाहिए, नहीं तो विवाह के बाद बहुत समस्या आती है। और जब दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी, आपके शारीरिक कष्ट होगा, संतान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों का, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है। अब आर्थिक तंगी आ गई अगर विवाह के बाद, आप लाख मेहनत कर लो लेकिन आपकी गरीबी नहीं दूर होती, फिर लोग भटकते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। तो आपने पहले ही दोष क्रिएट किया हुआ है। आपने जो एक पति पत्नी की एक एनर्जी होती है, जब वो एनर्जी नहीं बैलेंस होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अब वित्तीय समस्याएं कैसे होंगी? जब या तो कोई बीमार पड़ेगा, या तो कुछ उसके अन्य खर्चे हो जाएंगे, या तो अलग अलग उनका कोई बैड हैबिट होगी, या पैसा कमा रहे हैं लॉस हो रहा है, तो उसमें रीजन बनेंगे। क्यों? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, सारी चीजें, सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस यूनिवर्स में, उसके पीछे एनर्जी वर्क करती है। और जब ये एनर्जी चलती है, हर जगह है वो एनर्जी, चाहे आदमी बीमार पड़े तो, चाहे हम भोजन करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, पानी पीते हैं तो हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, और जो हमें भोजन करते हैं उससे हमें रक्त बनता है, मज्जा बनता है, मांस बनता है, वो हमारे शरीर को पूरा चलाता है। हर प्रकार की उसमें एनर्जी हमें मिलती है, कभी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दुनिया भर का चीजें बनती चली जाती हैं, ठीक है ना। वही हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, वो तो वही शरीर को मेंटेन रखती हैं। अब इन सब को चलाने के लिए, और वैसे भी आपका चंद्रमा जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी उसको दिक्कत होगी। तो कोशिश ये करना है दोस्तों
कि जब भी कुंडली मिलान कराएं तो जो मैंने बताया 6, 8, 9, 5 और 12, 2 आपस में युति नहीं करें तो सबसे बेस्ट है। फिर भी अगर हो गई है तो जब भी आप कुंडली मिलान कराते हैं तो पति पत्नी दोनों की कुंडली एक साथ मिलान कराएं। और अगर आपका विवाह हो गया है उसके बाद आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो भी अगर किसी को आप कुंडली दिखा रहे हैं तो उसमें पति पत्नी दोनों की कुंडली आप दिखाएं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि फिर आपको जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी और ये कठिनाइयाँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देती हैं, ठीक है ना। तो इससे बचना चाहिए। और 0, 7 मतलब क्या रहता है, 7 के 7 गुण मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गए तो दिक्कत होती है, उस चीज़ से बचना है। और बचने के बाद ही विवाह करें, ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। क्योंकि एक बार देखिए विवाह बार बार नहीं होता इंसान का, ठीक है ना, लेकिन उस विवाह को सफल बनाएं और जीवन को खुशियों से भरें, वो उसके लिए बहुत आवश्यक है ना। तो अभी तक जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा और ये आपके जीवन को शुरू करने से पहले बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो हमको जो है ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, जब हम कुंडली मिलान कराते हैं तो पंडित जी तो बता देते हैं जो उनको बताना है, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज है कुंडली के रिलेटेड और इतना आपको होना चाहिए, ठीक है, आप अपने जीवन का फैसला बेहतर तरीके से कर पाएं, इसके लिए आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बेसिक्स मालूम है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इस जानकारी को आप और लोगों के साथ भी शेयर करें, है ना। और कल हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। हम उसमें अब गणमैत्री के 6 गुणों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।